Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter New Centers of Power, and under this chapter we were discussing about European Union. As we have discussed in the previous class that after the Second World War, the condition of Europe became very bad. Europe, which was a continent of creditors, it became a continent of debtors after the Second World War. The effect of Second World War was devastating for Europe, and after this Second World War, there was a question of Europe in front of the European countries ki what do they want? Do they want to continue their animosity and rivalry, or do they need to cooperate with each other in order to we can say survive? ठीक है. And in this integration and they decided about this cooperation कि they need to cooperate with each other, and in this integration of Europe, what was helpful was the Cold War. Because of Cold War, we see that the Western Europe countries got support, financial support from America. Marshall Plan was started by America in order to give financial support to European countries, Western European countries. And in this regard, we have seen that how the Western Europe countries started to integrate. They started to cooperate with each other, as we have seen that in the year 1951 this European Coal and Steel Community was established, and 6 countries were member of this community. The 6 countries which came which initiated this effort of integration of Europe, that was West Germany, France, Italy, and not France, West Germany, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg. Okay, Luxembourg, Netherlands, Belgium, Italy, West Germany and France. France was also there, yes. तो ये जो 6 कंट्रीज थे, इन 6 कंट्रीज ने इनिशिएट किया इंटीग्रेशन का, और इसके बाद ही 1957 में फिर से जो हम देखते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी थी. एक्चुअली यही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आगे चल के यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से जानी जाती है, और फिर यही यूरोपियन यूनियन बनती है ना. तो 1957 में उन्हीं 6 कंट्रीज ने, जिन 6 कंट्रीज ने एटॉमिक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाया था, उन्हीं 6 कंट्रीज ने इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बनाया. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यूरोपियन कम्युनिटी की जो मेंबरशिप है वो बढ़ती जाती है. लाइक 6 जो मेंबर्स थे अभी तक, 1973 की जनवरी में डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना. देन 1981 में ग्रीस ज्वाइन करता है, और इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होते हैं. लाइक 1985 के जून में सेंगन एग्रीमेंट होता है, जिससे कि जो बॉर्डर का जो ऑब्स्ट्रक्शन था, कंट्रोल था, वो ख़त्म हो जाता है. वीज़ा की जरूरत नहीं रह जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ के, जिन कंट्रीज़ ने इस पे साइन किया उनके लिए. इसी के जो कंट्री अभी तक थे 6+3, इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा का कोई ज़रूरत नहीं रह जाता आपस में एक दूसरे की कंट्री में जाने के लिए. ये सेंगन एग्रीमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इस तरह के क्वेश्चन, है ना. और उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिर जनवरी 1986 में स्पेन एंड पोर्टुगल इसको ज्वाइन करते हैं, और 1990 के अक्टूबर में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, और इसी समय डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर भी हो जाता है. और 1992 के फरवरी 7 को यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिट से इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, है ना. उसके बाद 1993 में एक सिंगल मार्केट हो जाता है, जो भी ट्रेड पे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थे वो सारे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, और सिंगल मार्केट जो है वो क्रिएट हो जाता है. और फिर इसमें 95 में फिर से न्यू मेंबर्स आते हैं, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है.
और 2002 की जनवरी में यूरो लॉन्च किया जाता है, जो कि इनकी कॉमन करेंसी थी, है ना। लेकिन इसको सभी ने अडॉप्ट नहीं किया था, 12 कंट्रीज ने ही उस समय इसको अडॉप्ट किया था। एंड देन 2004 में बहुत सारे न्यू मेंबर्स इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे कि जो कंट्रीज अभी तक अभी तक यूएसएसआर के मेंबर थे, वो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट होता है उसके बाद ये 2004 में ईयू को ज्वाइन कर लेते हैं। देन जो सोवियत ब्लॉक के जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे वो भी इसके मेंबर बन जाते हैं। तो 2004 में 10 न्यू मेंबर्स इसमें ऐड होते हैं, और 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी इसके मेंबर बन जाते हैं, है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है काफ़ी पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है आज के समय में। 2012 में इसे वो भी मिला नोबेल पीस प्राइज, और 2013 में इसका 28th मेंबर क्रोएशिया बनता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक जिसको हम कहेंगे इसके लिए नेगेटिव डेवलपमेंट है, वो है ब्रेक्सिट, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन में इसके लिए वो होता है, रेफरेंडम होता है, और इस रेफरेंडम में ब्रिटेन ये डिसाइड करता है 51.9% वोट से कि ब्रिटेन विल नो लॉन्गर बी द मेंबर ऑफ EU, it will exit from EU, and that is known as Brexit, and that process has started of this exit of Britain. तो यहाँ तक हमने इन सबको देख लिया कि किस तरह से EU का फॉर्मेशन होता है। So in your book you can see one map is given in which you will see that from blue color the older members are denoted, and from orange color the newer members of the EU is denoted. Like you can see Ireland, United Kingdom, Portugal, Spain, France, Luxembourg, Belgium, Germany, Italy, Malta, Sweden, Finland, Denmark, Netherlands, all these Greece, all these countries are older countries of EU, जो कि पहले से ही EU की काफ़ी पुरानी कंट्रीज हैं। और जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं, दीज ऑल आर बिलोंगिंग टू, मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो वेस्टर्न यूरोप को बिलोंग कर रहे हैं। इसमें ग्रीस है जो कि इधर ईस्ट में पड़ता है, बाकी सारे कंट्रीज जो हैं वो वेस्टर्न यूरोप को ही बिलोंग कर रहे हैं। और जो न्यूअर कंट्रीज हैं दे आर फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, लाइक एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो कि बाल्टिक रिपब्लिक जिनको हम कहते हैं, जो कि यूएसएसआर का पार्ट थे, है ना। देन पोलैंड, फिर चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, जो कि दो पार्ट में, चेकोस्लोवाकिया का जो डिवीज़न होता है चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया में, वो दोनों बन जाते हैं। हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, all these countries, Cyprus, है ना, all these countries become the member of EU. Okay, and now we will see that this European Union came into existence only as an economic organization. The main aim of creation of European Union was economic. Okay, it was an economic organization. It came into existence only for bringing economic cooperation between the countries so that they can achieve the aim of economic growth and all. But with the passage of time, what we find that this European Union evolved to a political organization. ठीक है, इस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से टाइम के साथ साथ ये इवॉल्व करके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ओके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसका क्या मतलब है कहने का? इसका ये मतलब है कि इट स्टार्टेड टू एक्ट एज अ नेशन स्टेट। ये एक इस तरह से एक्ट करना स्टार्ट किया जैसे एक नेशन स्टेट होता है, जो कि एक यूनिट की तरह इसने एक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमने देखा कि इनका एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी बन गया जिसके लिए इलेक्शंस होते हैं। तो ये इट स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ नेशन स्टेट, लाइक अ यूनिट,
ठीक है। और भी एफर्ट किए गए, इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के और भी एफर्ट किए गए जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ईयू के लिए ये था कि जो भी यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबका एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इट वाज एन एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग इट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दो इट वाज नॉट सक्सेसफुल, दे वर नॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द कंट्रीज, है ना। स्टिल वी सी दैट इट हैज इट्स ओन फ्लैग। यूरोपियन यूनियन का एक अपना फ्लैग है। अगर यूरोपियन यूनियन के फ्लैग को हम देखेंगे तो उसमें क्या देखते हैं कि सर्कल है गोल्ड स्टार्स का, एंड दीज गोल्ड स्टार जो इनका सर्कल है, दिस स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। स्टार्स के सर्कल बने हुए हैं, तो स्टार्स का जो सर्कल है वो क्या डिनोट कर रहा है? इट इज डिनोटिंग सॉलिडारिटी एंड हार्मनी, ठीक है। एंड कितने नंबर ऑफ स्टार्स है इसमें? 12 स्टार्स हैं। देयर आर 12 stars in the flag, and this number 12 जो है वो सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। 12 को माना जाता है कि 12 जो है वो यूनिटी है, यूनिटी को सिंबलाइज करता है, कंप्लीटनेस को सिंबलाइज करता है, परफेक्शन को सिंबलाइज करता है। तो इसलिए 12 स्टार्स का एक सर्कल बना करके इसका फ्लैग बनाया गया। तो ये एक कॉमन फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का। इसके अलावा इनका एक एंथम भी है। एंथम के अलावा फाउंडिंग डेट है 7 फरवरी 1992, जिस दिन इसका फाउंडेशन हुआ। तो 7 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज फाउंडेशन डे ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसकी करेंसी है यूरो, कॉमन करेंसी सारी कंट्रीज के लिए। तो इस तरह से ये जो एफर्ट्स हैं, दीज आर एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग इट अ political organization, though it started as economic organization, लेकिन it is now becoming more and more a political organization. It has started to act like a single unit, and moreover we see that the member countries try to have common foreign and security policy, because if they are if the organization is trying to behave like a nation state, then it is very much important that all the member countries must have common foreign and security policy. If they are not following common foreign policy, common security policy, then it cannot act like a single unit. ठीक है। And we see that the countries of European Union, they are trying to expand their areas of कोऑपरेशन। न्यू मेंबर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो पुराने मेंबर्स थे दे ऑल बिलोंग टू वेस्टर्न यूरोपियन, बट द न्यू मेंबर्स आर बिलोंगिंग टू ईस्टर्न यूरोपियन। तो नए मेंबर्स को इंक्लूड भी करते जा रहे हैं और अपनी कोऑपरेशन जो है, अपनी यूनिटी को भी वो मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू मेंबर्स आते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये एकदम नेचुरल है। इट इज़ वेरी मच नेचुरल कि वेन एवर न्यू मेंबर्स एंटर एनी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स विल अराइज। तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आई, है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आई। लाइक हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कि जो पीपल हैं, पीपल ऑफ दीज कंट्रीज आर नॉट विलिंग टू गिव देयर पावर टू यूरोपियन यूनियन, है ना। जो पावर हमारी गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी वो हम अपनी गवर्नमेंट से लेकर के यूरोपियन यूनियन को नहीं देना चाहते। तो इस तरह की भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और इसके अलावा कुछ न्यू कंट्रीज को अपने में लेने में भी रिजर्वेशंस हैं। लाइक नहीं चाहते हैं अदर मेंबर कंट्रीज के इन न्यू कंट्रीज को लिया जाए। यूँ में तो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरा किस बारे में है? ये पूरा इस बारे में है कि कैसे यूरोपियन यूनियन जो स्टार्ट हुआ था एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, कैसे ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इट स्टार्टेड एक्ट लाइक अ नेशन स्टेट। यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है जिसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। देन इनका कॉन्स्टिट्यूशन का एफर्ट तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्लैग है, देन कॉमन इनका एंथम है,
इनका फाउंडेशन डेट है, सेम फाउंडिंग डेट है। देन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि ये कंट्रीज जो है वो सेम सिक्योरिटी और कॉमन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज अडॉप्ट हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने में कुछ प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स है? वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि न्यू कंट्रीज़ की जो एंट्री हो रही है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार जो न्यू कंट्रीज़ एंटर कर रही हैं ईयू में, उनकी तरफ से ये उनके जो कंट्रीज़ के जो पीपल है उनके तरफ से ये रिजर्वेशंस होते हैं कि हम अपने पावर ईयू को नहीं देना चाहते, है ना। और कई बार नए कंट्रीज़ को ईयू में शामिल करने पर भी प्रॉब्लम आती है। तो दीज आर द problems, these are the obstructions in becoming EU a political organization, ठीक है। और इसी में एक और ऑब्स्ट्रक्शन है, वो है ब्रेक्सिट। ब्रिटेन का EU से हटना इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा जिसको हम शॉक कहेंगे कि ब्रिटेन जैसी जो पावरफुल कंट्री है अब इट इज़ नो मोर अ मेंबर ऑफ EU। तो ये भी इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों बनने के रास्ते में एक बहुत बड़ा वीकनेस है, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे कि जो EU है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। EU के पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री हर तरह का इन्फ्लुएंस है। तो आखिर वो कौन से रीजंस, कैसे हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी से दैट यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस? क्या इन्फ्लुएंस है उनका, क्या पावर है उसका यूरोपियन यूनियन का? तो सबसे पहले अगर हम EU की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखेंगे तो हम कुछ डेटा है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो EU का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ EU। ठीक है, EU जो है वो वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी GDP जो है वो $17 ट्रिलियन है 2016 में। अगर 2016 के डेटा को हम देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन की जो GDP है वो है $17 ट्रिलियन। और इस तरह से जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। इट इज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। किस बेसिस पे हम कह रहे हैं उसको सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी? इसी बेसिस पे इसकी जो GDP है 2016 के डेटा के अकॉर्डिंगली द GDP इज $17 ट्रिलियन, ठीक है। और इस GDP के बेसिस पे ही इकोनॉमी को हम बड़ा कहते हैं, मतलब उसकी जो रैंकिंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन द GDP ओनली, ठीक है। और ये किसके पीछे सेकंड नंबर पे है? सेकंड लार्जेस्ट है ना, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट US है। US इज एट द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे हमारा यूरोपियन यूनियन आता है। अब अगर इसकी यूरो को हम देखें, हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में हमने एक जो पॉइंट समझा वो GDP के बारे में समझा, जिसमें कि हमें पता चल रहा है कि दिस इज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। और इसके बाद हम देखेंगे तो इसकी जो करेंसी है, ठीक है, यूरो, यूरो इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज। और इतना ही नहीं, ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि इट कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर ऑल्सो। आज के समय में जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा करेंसी है वो डॉलर है, लेकिन यूरो में इतनी ताकत है कि ये जो
US डॉलर है उसको भी वो एक थ्रेट पोज करता है। ठीक है, अगर वर्ल्ड ट्रेड में हम यूरोपियन यूनियन के शेयर को देखते हैं तो इसका शेयर जो है वो US से ज़्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में द इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, and because it is its share is more than US in respect of world trade, what we find that it is more assertive in trade disputes with US। अगर कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते रहते हैं कंट्रीज के बीच में, और इन ट्रेड डिस्प्यूट्स में क्या होता है कि जो कंट्री पावरफुल होती है उसके फेवर में ही डिस्प्यूट का वो होता है, जो भी डिसीजन होता है, जो भी डिस्प्यूट आता है उसको जो सॉल्व किया जाता है, दैट सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इज डन इन फेवर ऑफ द पावरफुल कंट्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड में यूरोपियन यूनियन का जो शेयर है वो US से ज़्यादा है, और इस कारण अगर ट्रेड डिस्प्यूट होता है यूरोपियन यूनियन के कंट्री और US के बीच में, तो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से उस ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, बिकॉज वो ज़्यादा उसका शेयर है। यही है दुनिया, ऐसे ही चलती है, जिसका ज़्यादा शेयर है उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो यूरोपियन यूनियन का ये इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं ट्रेड को लेकर के, और इसका जो इकोनॉमिक पावर है उसके कारण इसका जो इन्फ्लुएंस है वो एशिया और अफ्रीका तक में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक IMF है, वर्ल्ड ट्रेड है। इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो EU है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफ्लुएंशियल रोल प्ले करता है। हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है, जो भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही सारे नियम बनते हैं। ऑल द रूल्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल कंट्रीज। तो EU भी उसी तरह के एक पावरफुल कंट्रीज में आता है, इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में आता है, और जिसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से EU जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने जो EU के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को देखा, इसमें हमने इसकी GDP को देखा कि GDP इसका सेकंड बिगेस्ट है, यूरो स्ट्रॉन्ग है। देन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इट्स शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड में इसकी शेयर बहुत ज़्यादा है। एंड देन वी आर सीइंग कि इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, IMF, है ना। तो ये इसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में आएंगे। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन का सिर्फ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के अलावा अगर हम देखें तो EU का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो अगर हम इसके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को देखें तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो दो मेंबर हैं, फ्रांस एंड ब्रिटेन,
they are the permanent members in the UN Security Council. And though you have not read yet that UNO नहीं पढ़ा है आपने अभी, still as we have discussed about it so many times कि जो UNO के अंदर जो सबसे पावरफुल ऑर्गन है दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल. और सिक्योरिटी काउंसिल में जो सबसे पावरफुल हैं दे आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, रसिया एंड चाइना. दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. इन 5 में से जो 2 हैं वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस. तो ये यू को एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है. ठीक है. और इतना ही नहीं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ईयू के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में, दोज नॉन परमानेंट मेंबर्स आर आल्सो बिलोंगिंग टू दिस यूरोपियन यूनियन, है ना. बहुत सारे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में वो सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, कई सारे. तो इससे क्या होता है कि ईयू का, यूरोपियन यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यूएन पर. और यूएन पर इन्फ्लुएंस बढ़ने का मतलब यही है कि यूएन इज़ नॉट एक्चुअली पावरफुल. जो आज का समय है जिसको कि हमने डिस्कस किया, दिस इज़ द हेजीमनी ऑफ अमेरिका, वी ऑल आर लिविंग इन द हेजीमनी ऑफ अमेरिका. तो इस हेजीमनी के अंदर जो यूएस है दैट इज़ मोस्ट पावरफुल. तो अगर ईयू का यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इन्फ्लुएंशियल प्लेस है, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि ईयू जो है वो यूएस की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है. ईयू हैज़ दैट मच इन्फ्लुएंस कि इट कैन EU has that much power that it can influence the decisions of the US. It can influence the policies of the US. ठीक है. तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि EU जो है वो कैसे पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो ब्रिटेन एंड फ्रांस, दे आर द permanent members in United Nations Security Council. One more thing we see about EU, that European Union is very much influential in terms of using diplomacy, in terms of doing economic investment and negotiations, rather than coercion and military force. It does not, the European Union does not believe in coercion and military forces. Instead of focusing on coercion and military forces, it is more using its diplomacy, its economic investment and negotiations. As we see, there was dialogue with China on human rights and environmental degradation with the European Union, and in that European Union was not there to use its coercion power or military power. Instead, it used its diplomacy and negotiations. So this is also important. Okay. And now we see the influence of European Union in the sphere of military. Okay. The military influence of European Union. Okay,
इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर ईयू की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनकी क्या पावर है, न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स है उनके बारे में, ये सब कुछ हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।